हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। फटाफट रिवीजन की एक सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस 2021 प्री के लिए, जो कि 24 अक्टूबर को होने वाला है। स्पेशल सीरीज है। टारगेट 105 प्लस क्वेश्चंस अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश है और अंतिम समय है, ठीक है। इसी में आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी कर लीजिए, क्योंकि अंतिम समय में रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, आपका रिजल्ट उतना ही बढ़िया होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज स्टार्ट किए हैं और इस सीरीज में करीब 7 वीडियो अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज 8वां वीडियो है ना। तो भैया वीडियो मस्त होने वाली है, वो आपको परीक्षा के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, उनको समझिए और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और पेपर के बाद आपको उसका फ़ायदा समझ में आएगा, या पेपर में भी समझ में आएगा, ठीक है। जैसे यूपीएससी प्री 2021 में लोगों को दिखा था, वैसे ही आपको यूपी पीसीएस प्री 2021 में भी दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का लेक्चर। इकोनॉमिक्स में देखेंगे, राजकोषीय नीति से शुरुआत करेंगे आज, ठीक है। तो राजकोषीय नीति और राजस्व क्या होता है, ये प्रश्न कहीं कभी न कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए जरूर, ठीक है। तो इससे आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा कि आप प्रश्न के अनुसार तैयारी कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं राजकोषीय नीति और राजस्व क्या होता है। ये कि सरकार के द्वारा देश में स्थिरता के साथ विकास को बढ़ावा देने के लिए, मतलब स्थिरता भी हो और विकास को भी बढ़ावा देना है, तो उसके लिए राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन किया जाता है। राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा भाई? तो बजटीय घोषणाओं के माध्यम से किया जाता है, याद रखना इसे, ठीक है। इसके 4 उपकरण हैं। कौन कौन से भाई 4 उपकरण? कर है, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और नई मुद्रा का निर्गमन, ठीक है। ध्यान रखना 4 उपकरण है इसके। फिर कर क्या है? कर की दर के निर्धारण के आधार पर ही करारोपण के 4 मॉडल होते हैं। तो 4 मॉडल कौन कौन से भाई? एक तो प्रगतिशील कर होता है, प्रगतिशील कर होता है। प्रगतिशील कर क्या है भाई? अब ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रगतिशील कर आय में वृद्धि के साथ कर में भी वृद्धि होती है। आय में वृद्धि होती है, उसके साथ साथ कर में भी वृद्धि होती है, कर की दर में वृद्धि होती है, ठीक है। ये है प्रगतिशील कर। आनुपातिक कर क्या है? आनुपातिक है कि आय में कितनी भी वृद्धि हो जाए लेकिन कर की दर में वृद्धि या मतलब कर की दर में परिवर्तन नहीं होता, वो चाहे वृद्धि चाहे कमी, कुछ नहीं होता। तो आनुपातिक कर क्या है कि आय में कितनी भी वृद्धि हो जाए, आपके कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रतिगामी कर क्या है? आय में वृद्धि होगी, कर की दर में कमी होगी। आय में वृद्धि, कर की दर में कमी, प्रगतिगामी है। अधोगामी क्या है कि कर की दर एक निश्चित सीमा तक तो आय में वृद्धि के साथ बढ़ेगी, कर की दर जो है एक निश्चित सीमा तक आय में वृद्धि के साथ बढ़ती तो है, लेकिन उसके बाद वह स्थिर हो जाती है। इसी को हम अधोगामी कर बोलते हैं। इस बार के बजट में आप लोगों को पता होगा, इस बार के बजट में जैसे बोला ना, रुपया कहाँ से आता है कहाँ जाता है, तो सबसे ज्यादा जो इनकम है वो है सबसे ज्यादा उधार और अन्य देयता से। उधार, अन्य देयता, इसके बाद नंबर आता है जीएसटी का, इसके बाद नंबर आता है आयकर का। याद रखना, आयकर का नंबर आएगा, ठीक है।
सबसे ज़्यादा पैसा आया है यहाँ से, इन 3 क्षेत्रों से। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा गया कहाँ? तो सबसे ज़्यादा जाता है, गया है इस बार ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा गया। पहले नंबर पर ब्याज अदायगी है खर्च वाले मामले में। उसके बाद नंबर आता है कर और शुल्क में जो राज्यों का हिस्सा होता है उसमें गया है, राज्यों का हिस्सा। इसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जो हैं उन पे गया है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मजेदार होगी। ठीक है, तो याद रखना इसको भाई। चलिए, तो कर के प्रकार हम देख लिए, मॉडल 4 मॉडल है। अच्छा, भारत में अधोगामी कर प्रणाली है, याद रखना भाई, भारत में अधोगामी कर प्रणाली है। ठीक है, 2.5 से 5 लाख तक 5% ब्याज है, 5 से 10 लाख के बीच 20% है, और 10 लाख से अधिक वाले में 30%। लैफर वक्र क्या होता है? इसके प्रतिपादक रहे हैं आर्थर लैफर, नाम है इनका। कर की दर और कर से संग्रहित राजस्व के मध्य ऋणात्मक संबंध होता है। लैफर वक्र में बताया जाता है कि जो कर की दर होती है ना और कर से संग्रहित राजस्व जो होता है, इन दोनों के मध्य में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, याद रखना है। यदि एक सीमा के बाद कर की दर बढ़ा दी जाए तो कर राजस्व में कमी आने लगती है। मतलब एक सीमा के बाद अगर कर की दर बढ़ाई जाती है तो कर राजस्व में कमी आने लगती, मतलब कमी आएगी। तो एक चीज और याद रखना, अगर वृद्धि कर दी जाएगी तो क्या होगा? इसके विपरीत स्थिति होगी। जब इसमें राजस्व में वृद्धि होने की स्थिति आएगी तो क्या होगा? वही उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके 2 कारण होते हैं। कौन से कारण भाई? कारण एक है कि भैया कर के दर के कारण कर चोरी में कमी आती है, कम दर के कारण कर चोरी में कमी आती है, और कर की दर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ा देता है जिससे कर आधार बढ़ जाता है। तो याद रखना इसे। ठीक है, सार्वजनिक व्यय क्या होता है? सार्वजनिक व्यय का मतलब है सरकार के द्वारा विभिन्न उत्पादक, अनुत्पादक, कल्याण आदि पर किया गया जो व्यय है उसी को हम सार्वजनिक व्यय बोलते हैं। इसके 2 आधार होते हैं भाई, कौन कौन से? एक प्रकृति होती है और एक उत्पादकता होती है। प्रकृति कैसी इसकी? एक इसकी प्रकृति है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय प्रकृति है। उत्पादकता क्या है? योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। तो दोनों पे ध्यान रखना है कि भाई उत्पादकता क्या है और प्रकृति क्या है इसकी। तो राजस्व व्यय क्या है भाई? राजस्व व्यय क्या है कि जो अपने स्वरूप में आवर्ती मतलब निश्चित अंतराल पर लगातार होने वाला होता है। अपने स्वरूप में आवर्ती होता है मतलब वो निश्चित अंतराल पर लगातार होता रहता है, जिससे ना तो किसी दायित्व में कमी आएगी और ना ही किसी संपत्ति का ह्रास होता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल देखें तो वेतन और ब्याज की बात कर लेते हैं। ठीक है, राजस्व क्या है? एक ऐसा व्यय है कि भैया जिससे ना तो किसी दायित्व में कमी आती है और ना ही किसी संपत्ति का ह्रास होता है, यही है राजस्व। पूंजीगत व्यय क्या भाई? कि कभी कभी होता है ये, जिसके व्यय से किसी न किसी संपत्ति का सृजन होता हो या किसी न किसी दायित्व में कमी आती है। पूंजीगत व्यय यही है कि भाई इससे ये हो जाएगा कि हो सकता है कि किसी न किसी संपत्ति का सृजन हो जाए, कोई संपत्ति तैयार हो जाए, या ये भी हो सकता है कि कोई न कोई दायित्व में कमी आ जाएगी, किसी न किसी क्षेत्र में कटौती होगी ना। फिर तो एग्जाम्पल के रूप में हम ऋणों का भुगतान और बांध निर्माण के बारे में देख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में याद रखना, एग्जाम्पल पूंजीगत व्यय में बांध निर्माण और ब्याज ऋणों का भुगतान है, राजस्व व्यय में वेतन और ब्याज है, ब्याज। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में केवल पूंजीगत और राजस्व व्यय का ही लेखांकन किया जाता है, याद रखना इसे। ठीक है, चलिए, इस बार के बजट का जो थीम रहा वो क्या रहा भाई? बजट का थीम क्या था इस बार का? आत्मनिर्भर भारत, याद रखना भाई, आत्मनिर्भर भारत
थीम हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है, याद रखना इसको। 6 आधार स्तंभों पर आधारित है इस बार का बजट, ये भी याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना। चलिए, सार्वजनिक ऋण क्या है? किसी समय विशेष पर देश के ऊपर सकल ऋण दायित्व जो होता है उसी को सार्वजनिक ऋण बोलते हैं। ये आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का होता है। वित्त आयोग के बारे में आपने पढ़ा पॉलिटिकल साइंस में भी, भाग 12 के अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है, संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। 280 अनुच्छेद में ऐसा कहा गया था कि जब संविधान लागू होगा उसके 2 साल के अंदर अंदर वित्त आयोग का गठन कर दिया जाएगा, उसके बाद हर 5 साल पर वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं भैया और 4 सदस्य भी होते हैं, याद रखना। काम क्या है इनका? काम है भैया करों का केंद्र राज्य के मध्य राज्य व राज्यों के मध्य बंटवारा करवाना, राज्यों को राजस्व सहायता के वितरण का सुझाव देना, सुदृढ़ वित्त के संदर्भ में किसी विषय पर सुझाव देना, नगर पालिकाओं पंचायतों के संसाधनों में वृद्धि के लिए राज्यों की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक सुझाव देना। यह काम 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ये वाला प्रावधान जो अंतिम वाला है ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। 14वां वित्त आयोग YV रेड्डी इसके अध्यक्ष रहे। 2015 से 2020 तक इसका कार्यकाल भी रहा है। इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा भाई। NK सिंह अध्यक्ष हैं इसके, है ना, NK सिंह अध्यक्ष हैं इसके। कार्यकाल क्या है? 2021 से 2026 तक कार्यकाल है इसका, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनकी सिफारिशें क्या रही हैं? सिफारिशें नहीं भैया, 42% राजस्व को राज्यों को देने की अनुशंसा की, राज्यों के मध्य राजस्व वितरण हेतु सार्वजनिक सर्वाधिक भार आय असमानता को दिया इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए 14वें वित्त आयोग की कुछ सिफारिशें नहीं है, किसको कितना मिलेगा ये इसको नहीं देखते हम, ठीक है। ये यहाँ देख लेते हैं, ये वाला भारत सरकार ने राष्ट्रपति की स्वीकृति से 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा की। तो 15वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा हुई है 2017 में 27 नवंबर को, ठीक है। इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। राष्ट्रपति द्वारा सदस्य की नियुक्ति की गई, तो इसमें सदस्य कौन कौन? अजय नारायण झा, डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, डॉक्टर रमेश चंद्र जो कि नीति आयोग के सदस्य भी हैं, और श्री अरविंद मेहता जो इसके सचिव हैं 15वें वित्त आयोग के, ठीक है। तो वित्त आयोग देख लें, इनका कार्यकाल, अध्यक्ष सब कुछ देखेंगे। तो पहला वित्त आयोग KC नियोगी अध्यक्ष रहे, 51 बनाया गया, 52 से 57 के बीच में। दूसरा 1956 में बना K संथानम की अध्यक्षता में, K संथानम अध्यक्ष रहे, 57 से 62 तक रहा। तीसरा है भाई 1960 में बनाया गया AK चंदा, 1962 से 66 तक। चौथा है 1964 में, ठीक है, PV राज मन्नार, 1966 से 69 तक। पांचवा है 1968 में बना महावीर त्यागी, इसके अध्यक्ष रहे, 1969 से 1974 तक रहा है। छठवां 1972 में बनाया गया, अध्यक्ष रहे के ब्रह्मानंद रेड्डी, 1974 से 1979 तक रहा, ठीक है। सातवां 1977 में JM, ठीक है, JM हिवेट रहे, ये 1979 से 1984 तक रहा। 8वां संस्करण आया 1983 में YV चौहाड़ रहे, 84 से 89 के बीच में, ठीक है। इसी तरीके से 9वां वित्त आयोग है। 9वें वित्त आयोग का गठन हुआ 1987 में, इसके रहे NKP साल्वे अध्यक्ष रहे, ठीक है। NKP
सालवे इसके अध्यक्ष रहे और इसका टाइम पीरियड है भाई 1989 से 1995 तक। ठीक है, ये JM शैलेट है, शैलेट याद रखें। 10वां के 1992 में गठन हुआ, KC पंत इसके अध्यक्ष रहे 95 से 2000 के बीच में। 11वां बना 98 में AM खुसरो रहे 2000 से 2005 के बीच में। 12वां 2002 में बना C रंगराजन रहे अध्यक्ष 2005 से 10 के बीच में। 13वां बना 2007 में विजय केलकर महोदय 2010 से 2015 के बीच में। 14वां है 2013 में बना YV रेड्डी की अध्यक्षता में 2015 से 2020 तक। और 15वां भाई 2017 में बनाया गया NK सिंह की अध्यक्षता में। ठीक है, ये 20 से 25, 21 से 26 तक है फिर भी। ठीक है, याद रखना। चलिए, GST क्या भाई, याद रखना पूरे देश के लिए यह प्रत्यक्ष कर है। भारत को एकीकृत साझा बाजार प्रदान करेगा। विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, समझ गए। चलिए, इसका लाभ क्या होगा, इसका लाभ देखते हैं। व्यापार उद्योग के लिए कौन सा लाभ होने वाला भाई, कि अनुपालन आसान और पारदर्शी होगा। कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता होगी। करों पर कराधान की समाप्ति रहेगी। प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ भी मिलेगा। याद रखना, ये लाभ हैं इसके, हो सकता है पॉइंट में पूछ लिया जाए। ठीक है, स्टेटमेंट के रूप में, तो इसे हमें याद रखना है। दूसरा लाभ केंद्र और राज्य सरकार के लिए कौन सा है भाई, कि सरल और आसान प्रशासन होगा। कदाचार पर बेहतर नियंत्रण रहेगा। अधिक राजस्व निपुणता आएगी। उपभोक्ताओं के लिए क्या लाभ होगा भाई, वस्तु सेवा के मूल्य अनुपाती एकल और पारदर्शी कर होंगे। समग्र कर भार में राहत मिलेगी। किसको, उपभोक्ताओं को। ये सारे फायदे हैं, लाभ है। ठीक है, यह कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से। याद रखना, प्रश्न पूछा गया है। करों का वर्गीकरण देख लेते हैं। केंद्रीय कर, राज्य कर। केंद्रीय कर क्या है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क और अधिकर तथा उपकर, ये केंद्रीय कर हैं। राज्य कर कौन से भाई, राज्य कर हैं राज्य मूल्यवर्धन कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, जो स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर, स्थानीय निकायों द्वारा जो लागू कर होते हैं उनको छोड़कर जो भी मनोरंजन कर होते हैं वो राज्य के होते हैं। केंद्रीय बिक्री कर, केंद्र द्वारा आरोपित और राज्य द्वारा संग्रहित किया जाता है। चुंगी और प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी सट्टा, जुए पर कर, ये सारे राज्य कर हैं। ठीक है, आयोजन देख लेते हैं। आयोजन क्या है, स्वतंत्रता पश्चात देश के लोगों को आर्थिक न्याय दिलाने, देश को आत्मनिर्भर और नेतृत्वकर्ता देशों की श्रेणी में लाने के लिए नियोजन की रणनीति अपनाई गई है। क्यों अपनाई गई, पता हो गया, जिसके तहत अपने संसाधनों की संभाव्यता का आकलन करते हुए प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया और उनकी प्राप्ति हेतु 5 वर्षीय रणनीति बनाई गई। नई सरकार आधुनिक जरूरतों को देखते हुए पंचवर्षीय रणनीति को छोड़कर नवीन दीर्घकालिक रणनीति पर अग्रसर है। इस समय नीति आयोग है ना, तो याद रखना, जिसके तहत दीर्घकालिक रणनीति बनाकर उनकी प्राप्ति है तो मध्यकालिक तथा वार्षिक योजनाएं बनाई जाएंगी। एक तो दीर्घकालिक होगा, फिर उसी के आधार पर मध्यकालिक और वार्षिक योजनाएं भी चलाई जाएंगी। योजना आयोग क्या भाई, देख लेते हैं। याद रखना कि योजना आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ है, तो योजना आयोग का गठन जो हुआ है वो नियोगी समिति की अनुशंसा पर हुआ। 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया। यह एक क्या है, संवैधानिक संस्था है ना, गैर संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। एक सलाहकारी निकाय है ये। प्रथम अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष रहे गुलजारी लाल नंदा। तो याद रखना, और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन रहे, अंतिम अध्यक्ष रहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है,
नीति आयोग, फुल फॉर्म क्या है भाई? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, ठीक है, की स्थापना मंत्रिमंडल संकल्प के द्वारा की गई 1 जनवरी 2015 को। इसकी स्थापना की घोषणा कब हुई थी? अगस्त 2014 में। याद रखना, हमने आपको पढ़ाया भी है पॉलिटी में, ठीक है। पॉलिटी का वीडियो है, 20 वीडियो है, वो करीब 6 से 7 घंटा है टोटल। उनको देख लेंगे, उसमें आपका पॉलिटी पूरा कवर होगा, उसमें से एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ये कंफर्म है, ठीक है। चलिए, सहकारी संघवाद का पालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने के लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा नीति आयोग। नीति आयोग अधिक समावेशी, बाजार उन्मुख है और दक्ष संस्था माना जा रहा है इसको, ठीक है। इसमें देख लेते हैं इसके उद्देश्य क्या है भाई, इसके उद्देश्य भी देख लेते हैं। उद्देश्य है, राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। संरचनात्मक सहयोग पहल के माध्यम से सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देना। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने हेतु तो तंत्र विकसित करना और इसे सरकार के उच्चतर स्तर तक ले जाना है, ठीक है। आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के सम्मिलन को सुनिश्चित करना। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से समुचित रूप से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हो। समझ आया ना? रणनीतिक व दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना, पहल करना, उनकी प्रगति व क्षमता की निगरानी करना भी नीति आयोग का उद्देश्य रहा है। महत्वपूर्ण हितधारकों, समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों के साथ साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच परामर्श और भागीदारी को प्रोत्साहन देना भी इसका उद्देश्य है, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर विशेषज्ञ जो अन्य साझेदारों के सहयोग से के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता, समर्थक प्रणाली का विकास करना है। इसके अलावा विकास के एजेंडे में गति लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय व अंतर्विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना, कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देना, अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन और सतत एवं न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान को तथा हितधारकों तक उसका प्रयास करें। फिर आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के साथ साथ कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन और निगरानी करना भी इसका उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रीय विकास एजेंडा और उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों को संपादित करना नीति आयोग का उद्देश्य है। इसके गठन के बारे में देख लें। इसका गठन भैया 16 फरवरी 2015 के संशोधन द्वारा किया गया। 16 फरवरी 2015 के संशोधन के द्वारा नीति आयोग का गठन हुआ। अध्यक्ष बने प्रधानमंत्री। इस भारत के सदस्य जो है सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के। क्षेत्रीय परिषद जो राज्य क्षेत्र के आकस्मिक मामलों को देखने के लिए होंगी, इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। विशेष आमंत्रित सदस्य भी रहेगा एक। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे के में पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा होगा, उसमें अध्यक्ष होंगे, तो अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष रहेंगे जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। पूर्णकालिक सदस्य होंगे, इसमें अंशकालिक सदस्य भी होंगे। फिर पदेन सदस्य भी होंगे। पदेन सदस्य अधिकतम 4 हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद में से ही होंगे, वो मंत्रिपरिषद में से ही अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होंगे भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी हो सकता है इसमें, ठीक है। ओके, चलिए। आवश्यकता अनुसार इसका अपना सचिवालय भी होगा। इस समय अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत, पूर्णकालिक सदस्य वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, प्रोफेसर वी के पॉल। पदेन सदस्य इसमें देख लीजिए कि श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, श्री अमित शाह गृह मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि किसान मंत्री, ठीक है। ये इसके सदस्य हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में, ठीक है,
देख लीजिए, नितिन गडकरी जो कि सड़क परिवहन जहाजरानी मंत्रालय के हैं, थावर चंद गहलोत जो कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से हैं, पीयूष गोयल रेल मंत्री, और राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, ये लोग भी इसमें शामिल है, विशेष आमंत्रित। अच्छा, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या भाई? योजना निर्माण में राज्यों की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया। योजना निर्माण में राज्यों की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ है। यह भी एक संविधानेतर संस्था निकाय है। अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी संरचना जो है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, सदस्य जो होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद। ठीक है, काम क्या है? योजनाओं को अंतिम रूप देना, इसी का काम है। राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली नीतियों की समीक्षा करना, ये सारे इसके काम रहे हैं। मुद्रा बैंकिंग भी देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, मुद्रा बैंकिंग क्या भाई? मुद्रा बैंकिंग, मुद्रा की विशेषता क्या है कि मुद्रा सर्व स्वीकार्य होती है, वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, एक रूप और विभाजनीय भी होती है। काम क्या होता है? प्राथमिक कार्य, गौण कार्य। प्राथमिक काम क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। प्राथमिक काम याद रखना, प्राथमिक काम क्या होता है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। गौण काम क्या है? भावी भुगतान का आधार, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण। ये इसके गौण कार्य में आते हैं। मांग क्या है? लेन देन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, लेन देन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसकी डिमांड रहती है। पूर्ति हेतु न्यूनतम निधि प्रणाली अपनाई जाती है। याद रखना, पूर्ति के लिए न्यूनतम निधि प्रणाली अपनाई जाती है। न्यूनतम 200 करोड़ रुपए की निधि रखकर आरबीआई कितनी भी मुद्रा छाप सकता है। ठीक है, इसमें याद रखना, इसमें 85 करोड़ विदेशी प्रतिभूति भी शामिल है। ठीक है, 4 मापक के आधार पर मापा जाता है। ये 4 मापक हम देख लेंगे, M1, M2, M3, M4, ऐसे आपने पढ़ा भी होगा। तो M1 क्या है? प्रचलन में करेंसी प्लस मांग जमा प्लस अन्य जमा, M1 इक्वल टू है। M2 इक्वल टू क्या है? M1 प्लस डाक खानों की जमाएं जो होती हैं वो M2 में शामिल है। M3 में M1 प्लस सावधि जमाएं, और M4 में M3 प्लस डाक खाने की जमाएं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। अब देखिए, तरलता क्रम विभिन्न का देख लीजिए। तरलता क्रम सबसे ज़्यादा M1 में होती, फिर M2 है, फिर M3, M4, ऐसे है। M1 2 3 4 ऐसे याद रखिए। व्यापकता क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा व्यापक है M4, फिर उसके बाद M3, फिर M2, फिर M1। तो इस तरीके से इनका व्यापकता क्रम है और तरलता क्रम है। ठीक है, आगे बैंकिंग देखें। बैंकिंग वाला छोड़ देते, आरबीआई के बारे में देख लेंगे। ठीक है, आरबीआई के बारे में क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है, मौद्रिक नीति का निर्धारक भी है भाई। हिल्टन यंग समिति बनाई गई थी 1926 में। हिल्टन यंग समिति 1926 में बनी थी, की अनुशंसा पर गठित हुआ था, जिसके अनुपालन में आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसको स्थापित किया गया। हिल्टन यंग कमीशन के अनुपालन में ही आरबीआई अधिनियम 1934 लाया गया और इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। सीडी देशमुख थे जो कि स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर बने। नाम याद रखना, सीडी देशमुख। काम क्या है? नोटों का निर्गमन करना, सरकार के बैंक के रूप में काम, बैंकों का बैंक, साख ऋण का नियंत्रण करना भी इसी का काम है। तो साख ऋण में 2 तरीके से काम होता है, एक मात्रात्मक और एक गुणात्मक। मात्रात्मक जिसको हम परिमाणात्मक भी बोलते हैं। इसमें आरबीआई अर्थव्यवस्था में एक समान रूप से बिना भेदभाव किए सभी क्षेत्रों में साख सृजन को प्रभावित करता है। ये आपका मात्रात्मक है। परिमाणात्मक है। गुणात्मक या चयनात्मक क्या है? आरबीआई किसी क्षेत्र में साख का नियंत्रण करता है, किसी भी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में हो सकता है ना। तरलता नियंत्रण के कुछ उपाय होते हैं, वो देख लेते हैं। सीआरआर, नकद आरक्षित अनुपात। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या है।
वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होता है, याद रखना भाई, सीआरआर को। कुल जमा का 4% 2020 से। वृद्धि से बैंकों के पास, जब सीआरआर में वृद्धि होती है ना, तो बैंकों के पास तरलता में कमी आ जाती है। सामूहिक तरलता अनुपात क्या है? एसएलआर। ये समग्र जमाओं का वह अनुपात होता है जो उन्हें सरकारी प्रतिभूति, स्वर्ण, नकदी जैसी चल और सुरक्षित संपत्ति के रूप में रखना होता है। किसी भी रूप में रख सकते हैं। 18.25% है फरवरी 2020 से ये चीज है, ठीक है, याद रखना। तरलता में ऋणात्मक रूप से संबंध होता है, इसका तरलता से ऋणात्मक रूप से संबंध होता है, मतलब इसकी वृद्धि से तरलता घटेगी, है ना, ऋणात्मक तो यही है, तो याद रखना। आगे है साख नियंत्रण के उपकरण क्या है? रेपो दर है सबसे पहले, रेपो दर आरआर क्या है कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन, आरबीआई जब बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता ना, तो उसको हम बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। अनुसूचित बैंकों के साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है, याद रखना। रेपो रेट क्या करता है? अनुसूचित बैंकों के साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। कम दर से बैंकों के साख सृजन में, कम दर अगर रहेगी आरआर की, तो बैंकों की साख सृजन में वृद्धि होगी। रिवर्स रेपो रेट क्या है? जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के आरबीआई में जमाओं पर ब्याज देता है, ठीक है। बैंक दर क्या है? बैंक दर हमने आपको पढ़ाया भी है इकोनॉमिक्स में। बैंक दर वह दर है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देती है, उसी को हम बोलते हैं भैया बैंक दर। साख सृजन से इसका विपरीत संबंध होता है। सीमांत स्थायी सुविधा दर क्या है? एमएसएफआर। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी अति अल्पकालीन तरलता आवश्यकता पूर्ति के लिए अपने एसएलआर के बदले में आरबीआई से जिस दर पर ऋण ले लेते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी अति अल्पकालीन तरलता आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने एसएलआर के बदले में जो आरबीआई से ऋण लेते हैं, उसी को हम सीमांत स्थायी सुविधा दर कहते हैं। इसमें कुल जमा का 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। मुद्रास्फीति अपस्फीति क्या भाई? इसमें देखिए कीमतों में स्थायी वृद्धि की प्रवृत्ति होती है मुद्रास्फीति। कीमतों में स्थायी वृद्धि की प्रवृत्ति होती है, ये होती है मुद्रास्फीति। अब कीमतों में स्थायी कमी की प्रवृत्ति होती है, वो होती है अपस्फीति। दोनों ऐसे पॉइंट में याद रख लेना, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दर के आधार पर मुद्रास्फीति कैसे होगी? एक तो रेंगती होती है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। कैसे कि दर इनका जो होता है 1 अंकीय होता है, कूदती हुई 2 या 3 अंकीय होगी मुद्रास्फीति। अधिस्फीति जो होगी वो दर बहुत अधिक हो उस समय, ठीक है, 3 अंक से अधिक हो जाए। फिलिप्स वक्र क्या है? ये AW फिलिप्स ने 1958 में मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी के मध्य अल्पकालिक संबंध की व्याख्या दी थी। इसी के आधार पर, फिलिप्स वक्र के आधार पर ही उन्होंने 1958 में, नाम है AW फिलिप्स ने, मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी के मध्य में अल्पकालिक संबंध की व्याख्या दी थी। यही है फिलिप्स। अल्पकाल में बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के मध्य व्युत्क्रम संबंध होता है। ये पॉइंट याद रखने लायक है कि अल्पकाल में बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के मध्य व्युत्क्रम संबंध होता है। नियंत्रण के उपाय क्या भाई? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय क्या है? तो पहला तो राजकोषीय उपाय या सरकारी उपाय बोल सकते हैं। इसमें करारोपण में वृद्धि कर दी जाए। इकोनॉमिक्स हमने बहुत अच्छे से समझाया भी है आपको, अब यहाँ पे उतना नहीं समझा सकते क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, ठीक है, फटाफट इसको जल्दी जल्दी निपटा लेना है। करारोपण में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ऋणों में वृद्धि, प्रत्यक्ष कार्यवाहियां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आयात में वृद्धि, यह है सरकारी उपाय। मौद्रिक उपाय क्या भाई? मौद्रिक उपाय है सीआरआर में वृद्धि कर दी जाए, एसएलआर में वृद्धि हो जाए, रेपो दर में वृद्धि हो जाए, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि हो जाए, बैंक दर में वृद्धि हो जाए, ठीक है। इनकी व्याख्या हमने कर रखी है पहले ही क्लास में, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा और चलेगा।
वीडियो। भारत में आर्थिक विकास देख लेते हैं भैया। अकुशल कृषि व्यवस्था है भारत में, अनियमित औद्योगिकरण है, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति है, प्रदर्शन प्रभाव की प्रबलता है यहाँ पे के कारण अवरुद्ध रही है भारत में आर्थिक विकास। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई है 1965 में, जिसका नाम बदला गया 1985 में, नाम रखा है कृषि लागत मूल्य आयोग। कृषि मूल्य आयोग कब बना है? 1965 में। फिर 1985 में इसका नाम चेंज किया गया, कृषि लागत और मूल्य आयोग रख दिया गया। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम क्या है भाई? अब देखिए इनको, 2002 का एक्ट है, ये लागू हुआ 1 जुलाई 2005 से, संशोधन हुआ 2009 में, पुनः संशोधन किया गया 2012 में, 12 फरवरी 2013 से चल रहा है। अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 में लाया गया, ठीक है, लागू हुआ 5 में, 9 में संशोधन हुआ, फिर से संशोधन 2012 में किया गया, याद रखना। अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक, अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक में कितने संशोधन हुए अभी तक? देखिए 1952-53, 61-62, 70-71, 81-82, 93-94, 2004, 2005, 2011-12 में इसमें 7वीं बार संशोधन हुआ है, जो कि 12 मई 2017 को उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग के द्वारा किया गया। समझ रहे हैं ना? प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, प्राथमिक घाटा। बजटीय घाटा क्या है? कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय। तो भैया ये भी हमें ध्यान रखना है। आपको एक चीज और बता दें करंट का, कि जो राजस्व घाटा है 2020-21 में राजस्व घाटा रहा है ये वाला 7.5% का, ठीक है। 21-22 में ये 5.1% होना है बजट राजस्व घाटा, ठीक है, याद रखना। प्राथमिक घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा भी देख लें तो प्राथमिक घाटा इस बार है 5.9%, नहीं 2020-21 5.9% और 2021-22 में इसे 3.1% पर लाना है। तो याद रखना भाई, राजस्व घाटा को 7.5 से 5.1 लाना है और प्राथमिक को 5.9 से 3.1 पर लाना है, ठीक है, याद रखना इसे। चलिए आगे देखते हैं। राजकोषीय घाटा भी है। राजकोषीय घाटा क्या भाई? कि बजटीय घाटा प्लस सरकार का ऋण और अन्य देयताएं। बजटीय घाटा और सरकार का ऋण और अन्य देयताएं जो हैं ये राजकोषीय घाटा होता है। और याद रखना कि राजकोषीय घाटा जो 20-21 में था वो था 9.5%, ठीक है। इसको 21-22 में करना है 6.8% के, ठीक भाई। राजकोषीय घाटा का एक और फॉर्मूला है, कौन सा? कि राजस्व प्राप्ति प्लस ऋण से प्राप्तियां प्लस अन्य प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, इससे भी निकाल सकते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा 11-12 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था, याद रखना। प्रभावी राजस्व घाटा 2011-12 के बजट में पेश हुआ था। और याद रखिए कि 2020-21 में प्रभावी राजस्व घाटा था 6.3% का, जबकि 21-22 में ये हो जाएगा कितना? 4.1% लक्ष्य है, ठीक है, टारगेट है ये, तो याद रखना इसको। भारत में सेवा कर देख लें। सेवा कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। चलैया समिति की संस्तुति पर 94-95 के वित्तीय वर्ष की अवधि में वित्त अधिनियम 94 के द्वारा लागू हुआ है। कब लागू हुआ सेवा कर? भैया चलैया समिति की अनुशंसा पर लागू हुआ है। 1994-95 का वित्तीय वर्ष था, उसी में एक अधिनियम लाया गया, 1994 के द्वारा इसको लागू किया गया। संघ सूची का विषय है, जो सेवा कर है संघ सूची का विषय है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुच्छेद 268 ए के तहत
संविधान में इसको शामिल किया गया है। तो जो सेवा कर है वो अनुच्छेद 268 में है, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान में शामिल हुआ है। वर्तमान में ये जीएसटी में शामिल हो चुका है सेवा कर आपका, ठीक है। तदर्थ ट्रेजरी बिल क्या है भाई? ये क्या है? भारत में इसकी शुरुआत 1955 में हुई है। तदर्थ ट्रेजरी बिल की शुरुआत 1955 में हुई है, याद रखना। रिजर्व बैंक के नाम से निर्गमित होता है ये। सरकार की अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्गमित की जाती है। सरकार की अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये निर्गमित की जाती है। तदर्थ ट्रेजरी बिल, नाम याद रखना किस लिए निर्गमित होती है ये, तो भैया सरकार की अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रत्यक्ष तथा तत्काल मौद्रीकरण हो जाता है, क्यों? क्योंकि इनके निर्गमित होने से रिजर्व बैंक की संपत्ति बढ़ जाती है, ठीक है। 31 मार्च 97 में इसको बंद कर दिया गया। अर्थोपाय अग्रिम योजना लागू की गई फिर इसके बाद। इसी तदर्थ ट्रेजरी बिल की जगह पर 1997 में इसको बंद करके अर्थोपाय अग्रिम योजना लागू की गई, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। रेलवे का निजीकरण भी देख लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। रेलवे स्टेशनों के निकटतम स्थानों पर समावेशी विकास के परिकल्पना पर आधारित है, याद रखना स्टेटमेंट के रूप में अगर आए। भारतीय रेल विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या है कि प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाना है। लाभ क्या है भैया? बेहतर बुनियादी ढांचा होगा, किराए में वृद्धि ना होने की संभावना रहेगी, अत्यधिक ट्रेनों के संचालन से रोजगार भी बढ़ेगा, गुणवत्ता में सुधार की अपेक्षा है। हानि क्या होगी? मुनाफे को केंद्र में रखते हुए सामाजिक न्याय के प्रति भय हो सकता है, ठीक है। निजी कंपनियों में विदेशी कंपनियों के साझेदारी के कारण सुरक्षा को लेकर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। सार्वजनिक हितों की अनदेखी का खतरा और सार्वजनिक उत्तरदायित्व की भावना का अभाव हो सकता है, ठीक है। अब यहीं तक करेंगे। अब अगले वीडियो में देखेंगे ये मोपला विद्रोह है। 1 मिनट ये भी देख लेते हैं। इसी में मोपला विद्रोह आप लोगों को पता है, आपने पढ़ा भी है इतिहास में। केरल के मालाबार तट पर खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ने वाले प्रमुख किसान आंदोलन था ये, ठीक है। 1921 में हुआ था। मोपला किसान थे जो विदेशी शासन, हिंदू जमींदार, साहूकार से पीड़ित थे, और मोपला जो किसान थे वो मुस्लिम किसान थे, ठीक है। 57 से पहले 1857 से पहले 22 आंदोलन हुए थे इसी में। 1882, 85, 96, फिर अगस्त 1921 में फिर से आंदोलन हुए। मतलब 57 से पहले कई सारे 22 आंदोलन हो चुके थे मोपलाओं के। उसके बाद 3 और हुए, 82, 85, 96, उसके बाद 1921। कारण क्या था? कारण है भैया लगान के उच्च दर, नजराना, अन्य दमनकारी तौर तरीके थे। राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ इनका संबंध भी था। खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट मिला था, आपको पढ़ाए भी हैं कि गांधी जी, मौलाना आजाद उसमें गए थे, ठीक है। 2021 में इसकी 100वीं वर्षगांठ निश्चित हुई है। खिलाफत आंदोलन में इसका समर्थन किया गया था, ठीक है। तो बस यहीं तक करते हैं, अगली वीडियो कल देखेंगे, ठीक है। तो भाई ध्यान से सुनना है, और आज की वीडियो अभी हम समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और पेपर के बाद आपको फ़ायदा मिलेगा, हम फिर से बता दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना फ़ायदेमंद था, ठीक है। तो वीडियो देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत छोटी छोटी, बहुत कम वीडियोज़ हैं, आप देख लेंगे, बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा आपको। तो चलिए आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे, अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।